हॅलो बेटा, यापैकी कोणी ऑनलाईन मध्ये पण स्टुडंट असतील तर उद्यापासून तुम्हाला एक्सेस कॅन्सल करण्यात येईल. एवढ्या जणांची फीस बाकी आहे, त्यांना बसता येणार नाहीये. सीए किंवा 12वीची. शुभम कदम, भावेश जैन, मोहित मराठे, मधुरा सुतार, नंदकिशोर चौधरी, चेतन पाटील, प्राची वाहिले, प्रेरणा तुपे, अनिकेत थोपटे, आदित्य पायगुडे, श्रीनिवास वाल्मिकी. चला आता we are starting second last topic of the syllabus. It is comparatively very interesting topic. और अभी तो ये सीए फाउंडेशन को भी आ गया है, तो उसके कारण आपको और अच्छे से करना पड़ेगा. थोड़ा सा टफ है कैलकुलेशन वाइज, टाइम कंज्यूमिंग है, फाइनल अकाउंट से भी ज़्यादा टाइम लगता है. और इसमें आपको एक ही चीज़ अच्छी है कि यू हैव टू प्रिपेयर ओनली 3 अकाउंट्स. टोटल 3 अकाउंट बनाना है. और ये भी टॉपिक में और एक अच्छी बात ऐसी है कि यू कैन चेक इट कि वेदर द आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग. बोलते हो क्रॉस चेकिंग का स्कोप है प्रॉब्लम में. तो सबसे पहले बेटा, डिसोल्यूशन यानी क्या होता है, उसका इम्पैक्ट बिजनेस में क्या होता है, एंड हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट. ये सब चीजों पे हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं. तो दिस इज द टॉपिक कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो कोई भी बिजनेस जो है बेटा, किसी भी कारण से जो भी पर्पस आपका मोटिव होता है उससे आप स्टार्ट करते हो, बट द मेन मोटिव इज टू मेक द प्रॉफिट. बिजनेस में से आपको बिजनेस में से जो है वो आपको प्रॉफिट अर्न करना होता है. ठीक है. अब जब पार्टनरशिप फर्म बनती है, मेनली इफ आई कंसिडर महाराष्ट्र, सो महाराष्ट्र में बेटा इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म. आपको गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. उसका एक अपना लॉजिक है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, और वो बहुत सही भी है. वो लॉजिक ये है कि हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हम सबके पास से एक टैक्स लेती है जिसका नाम है प्रोफेशन टैक्स. कौन सा टैक्स है बेटा? प्रोफेशन टैक्स, व्यवसाय कर. और ये जो टैक्स है ये आपके बिजनेस पे भी लगता है और बिजनेस के ओनर को भी लगता है. एक साल का फिक्स अमाउंट होता है बेटा, उस हिसाब से क्या कि इसको चार्जेस लगाए जाते हैं. 2,500 रुपया साल का हर व्यक्ति को भरना होता है. तो उसके लिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रखा है. मेनी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया इट इज कंपलसरी. अब बेटा, जब आप लोग पार्टनरशिप बनाते वक्त रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसको बंद करते वक्त भी प्रोसेस होनी चाहिए. तो उसको बंद करना पार्टनरशिप बिजनेस को, उसी को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन. अब डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का 2 प्रकार से होता है. एक हम बोलेंगे बेटा कंपलसरी डिसोल्यूशन, दूसरा हम बोलेंगे वॉलंटरी डिसोल्यूशन. कंपलसरी इच्छा नहीं है बंद करने की, पर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, यू हैव टू क्लोज इट. दिस इज कॉल्ड कंपलसरी डिसोल्यूशन. अब कंपलसरी डिसोल्यूशन में जनरली कोर्ट ऑर्डर करता है कि आपका बिजनेस बंद कर दो. और वॉलंटरी रिटायरमेंट में, वॉलंटरी डिसोल्यूशन में क्या है, आपने डिसाइड किया, एक पार्टनर, सारे पार्टनर ने, कि अपने को अभी बिजनेस में नहीं रहना है. then there is no burden on you to close the business, but still you are closing it by your choice. It is called voluntary dissolution. जैसे बेटा यहाँ पे अगर आप देखते हो कि a firm dissolved without court order, यानी यहाँ पे आप पे कोई बंधन नहीं है कि बंद करो, पर फिर भी आप कर रहे हो, यानी वॉलंटरी. तो इसमें क्या है कि सब पार्टनर में ये हो गया, डिसाइड कर लिया कि बंद कर दे, या आपने पार्टनरशिप जब तैयार की थी तब बोला था कि हम 5 साल ही बिजनेस रन करेंगे, 5 साल हो गए, अब अपने आप बंद हो जाएगा. या फिर बेटा आपका कोई पर्पस था, वो वेंचर कंप्लीट हो गया. समझो 3 पार्टनर एक साथ आके एक बिल्डर बन गए थे, एक स्कीम बनाई उन्होंने, अभी वो स्कीम कंप्लीट हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो अब बोले बंद कर देते हैं, लाइक दैट. या फिर बेटा सभी पार्टनर या कोई भी एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो फर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है. इसका कोई लॉजिक बोलेगा, लीगल लॉजिक आपने लॉ में पढ़ा होगा पार्टनरशिप.
अगर कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया बेटा, कोई भी एक्टिव पार्टनर या कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है फर्म का, तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? और और बोलो लॉजिक। अरे जनरल क्वेश्चन है, आपका बिजनेस सेंस चेक कर रहा हूं मैं। हाँ, नाही ना, मग बाकीचे चांगले आहेत ना राजा. तुझ्या आजूबाजूचे राईट लेफ्ट वाले दोघे चांगले आहेत, तू इनसॉल्वंट झाला, तुम्ही तिघे पार्टनर आहात, तरी पार्टनरशिप फर्म बंद करावी लागते. हा बोल बेटा, तू बरोबर बोलत होता. लायबिलिटी अनलिमिटेड आहे ना बेटा. मग सगळ्यांची लायबिलिटी, यू आर लाईक लायबिलिटी तुमची एकमेकांची अनलिमिटेड आहे, तर अननेसेसरी त्याचं तुमच्यावर येईल. बरोबर आहे का नाही? अँड सेकंड थिंग, ऑल पार्टनर्स आर जॉईंट अँड सेव्हरल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. म्हणून काय की यू हैव टू क्लोज द फर्म. यू कैन नॉट से कि चलो उसका दीवारा निकल गया हम दोनों कंटिन्यू करेंगे, नहीं चलेगा. यू हैव टू क्लोज द फर्म. देन उसके बाद बेटा, इलीगल, आप अगर बिजनेस इलीगल या अनलॉफुल कर रहे हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? बंद. इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल क्या होती है कि इसमें पार्टनरशिप गेट डिसॉल्व इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर गिव्स 14 डेज नोटिस. बोलते इसमें आपका कोई भी एक पार्टनर बोल दे कि भैया आपने को बंद करना है, सो ऑल पार्टनर हैव टू एक्सेप्ट दैट कि बंद करना है, लाइक दैट. अब कोर्ट का ऑर्डर आपके इसमें कब आएगा? अभी अपने जैसे आप स्टूडेंट हो, आपके वैसा कोई निकला, इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड और इंसान, बराबर है, आप हो पागल हो गया कोई पार्टनर, तो बंद करना पड़ेगा. इन एनी ऑफ द पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म. कोई पार्टनर को कोर्ट ने शिक्षा दे दी या कुछ केस हो गया उस पे, देन ऑल्सो यू कैन कंसिडर, यू कैन क्लोज इट. वन ऑफ द पार्टनर मेक ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट फ्रिक्वेंटली, कोई एक पार्टनर घड़ी घड़ी सारे जो वादे वगैरह किए थे, ये कर रहे थे, वो तोड़ रहा है. इफ वन ऑफ द पार्टनर हैज ट्रांसफर होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टीज. अभी ये तीन लोग पार्टनर थे, उसमें के एक ने क्या कि बोला मैं रिटायर हो रहा हूँ, और वो किसी और को बेच दिया, और जिसको बेचा वो ये दोनों को नहीं चाहिए, इनका कंसेंट लेना चाहिए था, वो बोलेगा चलो बंद कर देते हैं, ऐसा. व्हेन बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड आउट एक्सेप्ट लाइक बहुत सारे लॉसेस हो जाए और एनी अदर जस्ट इक्विटेबल रीजन, बोलते इन जनरल क्या है, आपके सदसद्विवेक बुद्धि को नहीं पट रहा है कि बिजनेस को करना है, देन ऑटोमेटिकली योर बिजनेस गेट क्लोज. यहाँ पे समझा गया? आजा बेटा. रीजन कोई भी हो, कैसे भी हो, एक चीज समझ के लो कि पार्टनरशिप फर्म बंद करने की अकाउंटिंग मेथड नहीं बदलेगी बेटा. अकाउंटिंग मेथड विल बी सेम, अकाउंटिंग मेथड बदलेगी नहीं. यानी सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप? हमको ये लेना देना ही नहीं है कि वॉलंटरी क्लोज हुआ या कंपलसरी हुआ, हमको प्रोसेस सेम फॉलो करनी है. इज दिस क्लियर? तो अभी जरा और हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में. थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मजेदार भी है, और अभी हमको बायोलॉग सिलेबस में भी आ गया है, तो अच्छे से सीखना है इसका. मैंने जैसे बोला कि एडवांटेज आपको मिलेगा ही, ठीक है. इस प्रॉब्लम की सबसे अच्छी बात क्या होती है? यहाँ पे गुडविल का एंट्री नहीं होता है. कितनी अच्छी बात है. क्यों नहीं रहेगा गुडविल का एंट्री? बंद करने वाले बिजनेस का क्या गुडविल रहेगा लॉजिकली? दूसरी चीज, गुडविल रेस, गुडविल रिटर्न आपका कुछ है ही नहीं लोचा. और तीसरा चीज ऐसे है बेटा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस में 3 अकाउंट बनाने हैं. कितने अकाउंट बनाने हैं? 3. पहला अकाउंट जो सबसे जंबो और बड़ा होता है, एक पेज जाता है उसके लिए, रियलाइजेशन अकाउंट. क्या नाम है? नाउ डोंट मेक कंफ्यूजन बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. रिवैल्यूएशन अकाउंट हम किस में बनाते थे? एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ. कल हमारा डेथ का भी क्लास था, जो लोग आए थे. अभी आपके लाइफ से डेथ निकल चुका है, तो आप अमर हो चुके हो अब. तो डेथ के टॉपिक होगा, उसमें रिवैल्यूएशन था. रिटायरमेंट था, उसमें रिवैल्यूएशन था. एडमिशन था, उसमें रिवैल्यूएशन था. बराबर है. लेकिन जो बाकी टॉपिक है आपके मीन्स डिसोल्यूशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट. कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट.
फिर यहाँ पे दूसरा अकाउंट बनता है बेटा कैश। कैश यानी क्या, आपको आप बिजनेस बेच रहे हो बोलते तो लॉजिकली क्या करते होंगे बताओ बेटा। बिजनेस क्लोज कर रहे हो यानी क्या करोगे लॉजिकली? यू सोल्ड आउट योर एसेट एंड पे ऑफ द लाइबिलिटी, राइट? तो इसके लिए हमको पैसा आएगा और पैसा जाएगा, हाँ या ना? और जो पैसा बचा वो पार्टनर में बांट देंगे। तो हमारा दूसरा अकाउंट होता है बेटा कैश। कौन सा होता है? कैश। एंड अल्टीमेटली द लास्ट अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल। बराबर है? अब बेटा डिसोल्यूशन का एक लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना रह गया। तो अभी बेटा इन शॉर्ट आपके पास तीन अकाउंट रहेंगे हमेशा। पहला रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल और तीसरा बैंक। रियलाइजेशन का जो बैलेंस आता है वो पार्टनर्स कैपिटल को जाता है। पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आता है वो बैंक को जाता है। बैंक टैली हो गई बराबर, नहीं तो अक्टूबर। बराबर है बेटा। इसमें सुनिए ध्यान से, आपके इसमें बैलेंस शीट नहीं होती है। बोलो लॉजिकल आंसर। अरे अभी बिजनेस ही बंद हो गया, टॉपिक का ही नाम है बैलेंस शीट को भेज दो। टॉपिक का नाम क्या है? बैलेंस शीट को बंद कर दो, भेज दो। तो अभी फिर से बैलेंस शीट आएगी क्या? बाकी सारे टॉपिक में आती थी। ये क्लियर हो गया? अब बेटा एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है इस टॉपिक में, वो मुझे हर साल समझाने में बहुत मजा आता है। बाद में नहीं समझाऊंगा, अभी अच्छे से समझ लो। बेटा सुनो, तीन फ्रेंड है। नंदू है समझो, हाँ। और कौन लेते हैं अपन? विराज है, अनिकेत है, ठीक है। ये तीनों लोग हैं ना, गोवा गए छुट्टी में अभी दिवाली के। हाँ। और इन्होंने कैसे किया, छुट्टी में जाने के बाद पहले ही बजट बना लिया था कि बाबा 5-5 हजार लगने वाले हैं। 5-5 हजार ले लिए साथ में, ठीक है। ये लेने के बाद अभी ये गोवा निकल गए। अब गोवा निकलने के बाद इसमें का ये जो नंदू है ना, ये बहुत पैसा खर्च करता है। हाँ। तो नंदू गोवा पहुंचने से पहले ही पूरे पैसे उड़ा दिए। अब नंदू के पास सिर्फ खाने के लिए हवा है और पीने के लिए पानी है। नंदू के पास एक भी पैसा नहीं है। बराबर है? अब मुझे बताओ, उस केस में उसको मदद किसने करनी चाहिए? विराज और अनिकेत ने करनी चाहिए। तो हमारे इस डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम में अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बोल दो जैसे नंदू इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसको मदद बचे हुए लोग करेंगे, विराज एंड अनिकेत। पर हुआ क्या बेटा, ये भी वैसे ही निकला। ये भी गोवा पहुंचने की ट्रिप 5 दिन की थी, 2 दिन में इसका भी पैसा खत्म हो गया। बस अब इधर उधर देख रहे कहाँ लंगर वगैरह लगता है क्या वगैरह ऐसे है। तो अभी ये दोनों को मदद कौन करेगा? अनिकेत करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या हो गया, तीनों का पैसा खत्म हो गया। तीनों एकदम खाली। अभी आने की टिकट के पैसे, पर गोवा में क्या करे, 1 रुपया भी नहीं बचा है। और इवन आने के टिकट के भी पैसे नहीं है सर। अब क्या करेंगे बोलो? यही करना पड़ेगा ना, ये ऐसे शिरडी वाले साईं बाबा है। बराबर है? तो अभी दुनिया को भीख मांगना पड़ेगा। बराबर है? कोई हमें मदद कर दो, ऐसा आते हैं ना कभी कभी, आप घूमते आओ मैं यहाँ गावत है पैसे हरवले मदद करा वगैरह। ऐसा इमेजिन करो ये तीनों के साथ है। तो इस टॉपिक में अब मजाक बाजू में, हाँ, इट इज जस्ट अ टाइम पास। इस टॉपिक में बेटा, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो बचे हुए दो मदद करेंगे। दो इंसॉल्वेंट होते हैं तो बचा हुआ एक करता है। और तीनों इंसॉल्वेंट हो गए तो ये जाके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट जो लाइबिलिटी है, उनको नतमस्तक हो जाएंगे। भैया अभी पैसा है नहीं, जितना है उतना ले, बाकी हाथ ऊपर, जय महाराष्ट्र। बोलते हो ये होटल में जाके खाना खाएंगे, पहले पूरा खा लेंगे, फिर बोलेंगे भैया उसने बिल लाया 2 से, बोलेंगे 50 है, अब बोल बाकी हाथ क्या करना है बता दे। लाइक दैट। तो आप जिनको पैसा देना लगते हो उनका पैसा डुबा देने का। समझे? तो ऐसा आपका टॉपिक का एंड होने वाला है। ठीक है। तो शुरुआत में नॉर्मल प्रॉब्लम रहेंगे। शुरुआत में नंदू विराज अनिकेत करोड़पति है। फिर कुछ दिन बाद कह कि स्लोली हम एक एक को रोड पे लाएंगे एंड में है। सो दिस इज अबाउट डिसोल्यूशन। समझा? चलो अभी अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ गया इंसॉल्वेंसी सबको? तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का जो प्रॉब्लम है बेटा, आज तक तो एग्जाम में सिर्फ एक ही बार आया है।
आता नाही आहे, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टंट आहे. याला ऑप्शनला टॉपिक फार इझी आहे, इश्यू ऑफ शेअर्स. परंतु ऐका ना, असं कंपल्सरी नाही. म्हणजे असं पण होऊ शकतं की याला ऑर मध्ये जो आहे बिल ऑफ एक्सचेंज पण येऊ शकतो, याला ऑर मध्ये ऍडमिशन पण येऊ शकतो, असं काही नाही. म्हणून सहसा तो येतो. मग मी तुम्हाला ज्यावेळेस आपण फेब्रुवारी महिन्यात अभ्यास करू बेटा, त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगेल की बाबा हे जे आहे, त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगेल बेटा की कोणता टॉपिक कशाला यावर्षी ऑप्शनला येईल. बट मी काय सांगतो, मास्तर शिकवताना काही कमी करत नाहीये, तर सगळे शिकून घ्या ना. मूवी मध्ये गेल तर जाहिरात पण बघतोच ना आपण. तर इथं तर प्रॉपर गाणं आहे, तुम्हाला आवडणार आहे. ठीक आहे, तर आता बघा. सो बेटा फर्स्ट अकाउंट है रियलाइजेशन, दिख रहा है सबको. दूसरा कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल. और तीसरा कौन सा है, बैंक. ये क्या लिखा है, जरा सी पढ़ो. पार्टनर्स करंट अकाउंट इफ फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेबल. तो अगर आपके प्रॉब्लम में करंट अकाउंट आया तो करंट अकाउंट बनाओ, करंट का बैलेंस कैपिटल को भेजो. उसकी और एक शॉर्टकट मेथड होती है, करंट कैपिटल एक साथ बनाया तो भी चलता है, क्योंकि बिजनेस ही बंद हो रहा है. ठीक है, चलो अब स्टेप सुन लो. तो बेटा हर दिन 3 अकाउंट बनाने हैं. कौन कौन से, रिलायशन, कैश, पार्टनर्स, कैपिटल. सबसे मेन इसमें ऑप्शनल कुछ भी नहीं है, तीनों कंपलसरी है. उल्टा एक एक्स्ट्रा अकाउंट आएगा कभी कभी, पार्टनर्स लोन. अगर पार्टनर का लोन है तो वो नहीं बनाया तो भी चलता है. अभी पहली स्टेप सबको समझी क्या, बोलो. ये स्टेप आप मुझे बताओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी सेम है. टेक डाउन द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड पार्टनर्स कैपिटल. कैश क्या है बेटा, एसेट, उसके डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. पार्टनर कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी, उसके क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्लियर है. देन डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड प्रॉफिट लॉस अमॉन्ग द पार्टनर. यानी क्या बेटा, ये भी सब पहले भी आया हुआ है. अरे क्या है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ये बैलेंस शीट है. यहाँ पे अगर जनरल रिजर्व या उसका नाम रिजर्व फंड या उसका नाम P&L कुछ भी है, तो इसको बोलते हैं पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. क्या बोलते हैं बेटा इसको, पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. और ये लाइबिलिटी में यानी क्रेडिट बैलेंस, तो ये पार्टनर के कहाँ पे जाएगा बेटा, क्रेडिट में. इज दिस क्लियर. सिमिलरली बेटा अगर एसेट में है तो इसको लॉस बोलते हैं, पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉस, तो ये पार्टनर के कहाँ पे जाता है, डेबिट. कोई जर्नल एंट्री बोलेगा इसकी, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और इसकी बेटा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L. ये सब हमने एडमिशन में भी किया है, रिटायरमेंट में भी किया है और कल डेथ में भी किया है, राइट. देन उसके बाद ये हो गई दूसरी स्टेप. ये दिख गया, प्रॉफिट इफ लॉस, सबको समझ गया. आगे अभी ये जरा IMP है बेटा, और यहां से आपको बहुत ध्यान देना है. आज क्या लिखा है जरा समझ के लो. ट्रांसफर ऑल एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी एसेट दिए हैं वो जैसे के वैसे उठा के रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दो. क्या लिख दो, रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दो. लेकिन वो लिखते समय दो चीजों का ध्यान रखना बेटा. सबसे पहले कैश मत लेना वहां पे, क्योंकि कैश ऑलरेडी गई हुई है ना कैश को, तो कैश रियलाइजेशन है, ये तो लॉजिक समझा. और जब बेटा आप डेटर्स लिखोगे तो डेटर्स में अगर RDD है प्रॉब्लम में, तो डेटर्स की इनर कॉलम वाली वैल्यू रियलाइजेशन में आएगी और RDD जो है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगी, बिकॉज RDD इज अ रिजर्व, इट्स अ लाइबिलिटी. नहीं समझा सर, नहीं समझा. देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये प्रॉब्लम फर्स्ट दिख रहा है. तो जब आप रियलाइजेशन के डेबिट में लिखोगे तो बिल्डिंग लिख देना, फर्नीचर लिख देना, मशीनरी लिख देना, स्टॉक लिख देना, इन्वेस्टमेंट लिख देना, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, बैंक तो नहीं आएगा. अब जब आप डेटर्स लिखोगे बेटा, ये वाला लिखना. डेटर्स कौन सा लिखोगे, 17,600. क्या नहीं लिखोगे, RDD. RDD जो है बेटा ये लाइबिलिटी होती है और रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाती है. नहीं सर मैं नेट अमाउंट लिखूंगा, चलेगा, प्रॉब्लम टैली होगा पर एक मार्क कट हो सकता है. बोलते आपने डेटर्स डायरेक्ट 16,000 लिखा तो भी चलेगा. हम लोग अभी क्या सिखा रहे हैं आपको कि डेटर डेबिट में लिखो 17,600 और RDD क्रेडिट में लिखो 1600. तो घूम फिर के कहानी वही है, लेकिन ये मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है.
तो डेटर क्या है, एसेट है, इसलिए वो रियलाइजेशन के डेबिट पे है। आपके मालूमात के लिए आरडीडी एसेट नहीं है, आरडीडी इज अ लाइबिलिटी, वो रिजर्व है, प्रोविजन है, तो इसलिए वो कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट। क्लियर है? तो पहली स्टेप समझ में आ गई। देखो सबसे पहली स्टेप, टेक डाउन द बैलेंसेस। बोल तो समझो बेटा मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, रिद्धि सिद्धि के कैपिटल के क्रेडिट में जाऊंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूंगा। ये समझ में आ गया? उसके बाद बेटा रिजर्व फंड भी वहीं पे जाएगा, ये समझ में आ गया, बाय रिजर्व फंड। अब ये पूरे के पूरे एसेट बैंक छोड़ के कहाँ लिख दूंगा, रियलाइजेशन के डेबिट में। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बेटा जो लाइबिलिटी है, देखो आगे की स्टेप पढ़ो क्या है। ट्रांसफर लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज टू विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये ना एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, ऐसे दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि पार्टनर लोन का अलग अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि पार्टनर लोन को कभी कभी पार्टनर ले लेता है, कभी कभी पहले उसको पेड करने को बोलते हैं, तो इसलिए उसका अलग अकाउंट बनाने का। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, उस पे आपका फोकस चाहूंगा मैं सभी का। ये क्या है देखो, क्या लिखा है बेटा, एड बैलेंस शीट वैल्यूज। बोल दो आपके प्रॉब्लम के नीचे जो इनकी नई वैल्यू दी है उसको अभी देखने का ही नहीं, सबसे पहले है वैसे वैल्यू में लिख देने का। बेटा जैसे आपको याद है कि एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में 4 मार्क जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को है, सिमिलरली इस टॉपिक में बैलेंस शीट को है वैसे लिख देने को 4 मार्क है, जिसमें कोई दिमाग का काम ही नहीं है। अभी देखो बेटा, अभी तक जितना मैंने समझा है मैं रिवाइज करता हूँ। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले पार्टनर का कैपिटल रहेगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड है, वो भी पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा, बाय जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड। फिर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ भी लाइबिलिटी है वो सारी की सारी रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगी। क्लियर है? अब लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई। अगर लाइबिलिटी साइड में पार्टनर का लोन आया तो उसका अकाउंट ओपन कर देना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना। अब एसेट साइड, सारे के सारे एसेट रियलाइजेशन के डेबिट में, सिर्फ बैंक जो है वो कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट में। तो बैलेंस शीट खत्म हो गई। ये बैलेंस शीट खत्म करने को 4 मार्क है। इसमें कुछ दिमाग है क्या? लॉजिक याद रखो, सिर्फ एसेट ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड, खत्म। ये स्टेप सबको आएगी प्रॉब्लम में, इसको 4 मार्क। इज दिस क्लियर? अब उसके बाद देखो, ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर पार्टनर लोन, जो मैंने बोला अभी, जैसे पहले ही प्रॉब्लम में सिद्धिज लोन है, सिद्धि पार्टनर है, तो उसका अकाउंट ओपन करो। देन बेटा नंबर 6 है रियलाइजेशन ऑफ एसेट, यानी एसेट बेच के पैसा आया। अब एसेट बेच के पैसा आया तो कैश कम्स इन, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, एंड एसेट गोज आउट, पर एसेट अकाउंट है ही नहीं, अब बचे ही नहीं, तो एसेट सारे कहाँ गए, तो रियलाइजेशन में एंट्री करने की। तो एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आप सब लोग बहुत होशियार हो, अगर एसेट आपने बेचा तो पैसा आएगा, पर अगर एसेट पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर इज रिसीवर और गिवर, तो वो जो पार्टनर ने लिया है उसके डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में। इज दिस क्लियर? अब बेटा ये बिना देखे मैं आपको लाइबिलिटी का आपसे करवा के लेता हूँ। लाइबिलिटी आपने पेड की तो क्या होगा बेटा, कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश क्रेडिट होगा। अब डेबिट, लाइबिलिटी तो बची नहीं, तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन। सो योर एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। पर लाइबिलिटी कोई हाँ, कैश ऑब्लिक बैंक, सॉरी। और अगर पार्टनर ने लाइबिलिटी पेड की तो पार्टनर बिकम गिवर, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है? उसके बाद ये देखो, यही लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? दिखा कि नहीं? पेड इन कैश रिलेशन टू कैश, पेड टेकन बाय पार्टनर या पेड बाय पार्टनर रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप देखो, नंबर 8, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये सब फ्री में नहीं होता है, इसके लिए आपको पेपर में ऐड देनी है, इसके लिए आपको एक सी अपॉइंट करना है, एडवोकेट अपॉइंट करना है, एजेंट अपॉइंट करना है, जो आपको अच्छी वैल्यू देगा, तो उसके लिए खर्चा आता है। तो वो खर्चे की एंट्री, यानी आपके लिए लॉस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करने का, लॉस यानी रियलाइजेशन डेबिट, और पैसा जा रहा है तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि ये खर्चा पार्टनर भी कर सकता है, तो उस केस में रियलाइजेशन डेबिट और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। लॉजिक यूज करो, ठीक है? अब बेटा 9th नंबर क्या है, ये जो पार्टनर का लोन ओपन किया था सेपरेट, उसको पैसा दे दो। अब उसको पैसा दे दो तो पार्टनर इज रिसीवर, कैश गोज आउट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी लास्ट क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, तो एकदम सिंपल है, रियलाइजेशन के डेबिट में बैलेंस आया प्रॉफिट,
क्रेडिट में आया लॉस। सेम लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट, बोल दो डेबिट में आंसर आता था तो प्रॉफिट बोल के कहाँ पे बेचते थे, पार्टनर के क्रेडिट में। क्रेडिट में आता था तो पार्टनर के डेबिट में। तो डेबिट में जब बैलेंस आता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, क्रेडिट में आया तो लॉस। पार्टनर को बांट दो। पार्टनर का देखो लास्ट लाइन पढ़ो 12 नंबर की, क्या है बोलो। क्लोज पार्ट, पहले रियलाइजेशन क्लोज करो, उसका बैलेंस किसको भेजो, पार्टनर। एंड क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड इट शुड बी टैली। समझ में आया? चलो अभी डायरेक्टली पहला प्रॉब्लम चालू करना है। आ जाओ मार्केट में। देखो बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, दिख रहा है? इसमें जनरली दो ही पार्टनर देते हैं, तो ये देखो सबसे ज्यादा जगह लगती है रियलाइजेशन को। इस पे कुछ मत लिखना गधे के वैसा A+L-, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन। इस पे फिल इन द ब्लैंक आई थी अभी तक 5 बार। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। पी एंड एल ऐसा नाम दिया था, पी एंड एल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। चलो तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है। पार्टनर के नाम बोलो बच्चा। रिद्धि सिद्धि, इतने अच्छे नाम रहे कि भी बिजनेस डूब गया। रिद्धि सिद्धि। आगे बोलो बेटा। बैंक अकाउंट है। और ये इस प्रॉब्लम में चौथा अकाउंट क्यों बन रहा है बोलो। लोन। कौन है वो, सिद्धि है क्या? सिद्धि इज लोन। कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, मुझे पहले आप आंसर दोगे फिर मेरे साथ लिखोगे, चलेगा? सबसे पहली स्टेप होती है दी हुई बैलेंस शीट को खत्म कर दो। यानी बैलेंस शीट का एक भी आइटम बैलेंस शीट में बचेगा नहीं। और लॉजिक से लाइबिलिटी साइड का कहीं ना कहीं क्रेडिट में जाएगा, एसेट साइड का कहीं ना कहीं डेबिट। आप कोशिश करो मुझे आंसर देने की, मैं तो बताऊंगा ही। बोलो बेटा इनको कहाँ पे लिखो। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। और ये ओपनिंग बैलेंस है, इसका वर्डिंग रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो यहाँ पे लिखो बेटा। आप भी दे दिए नाम, दिए या नहीं? दे दो, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो बेटा। 80,000, 80,000। उसके बाद बेटा 60 है क्या बेटा? ओके, उसके बाद रिजर्व फंड है क्या? रिजर्व फंड भी यहीं पे आएगा, हाँ या ना? बोलो बेटा। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है और टोटल अमाउंट क्या है? 16 है। पक्का 16 है? अरे बहुत ही कमीने लोग हैं, अभी टफ आ गया है। पॉइंट में आ रहा है? आ रहा है तो आ रहा है, बराबर है कि नहीं? देखो ट्विस्ट हुआ है। नहीं जरूरत नहीं, अब है तो है। उसके बाद क्या है? सिटीज लोन अकाउंट ओपन किया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो। 4,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। आ गई सिद्धि? आगे क्रेडिट। अभी इधर ध्यान दो बेटा, इतना लिखना हो गया कि बताओ फिर आगे। इतना हो गया कि बोलो फिर लायबिलिटी लिखते वक्त मैं क्या यूज करता हूँ बोलता हूँ। ओ बुकलेट कुठे आहे? डिसोल्यूशन त्याच्यात। डिसोल्यूशन 2 में है क्या? अरे बाप रे, सही में गलत हो गया, बहुत बड़ा ही हो गया। उतना थोड़ी ये क्या होता है ना ये, इतना समझा तो फिर काय कौन, है क्या नहीं? चलो इधर ध्यान दो। उसके बाद, उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है देखो अभी। अब इसके बाद जो है क्रेडिटर्स है, देखो ध्यान दो। ये टॉपिक है ना, अभी पहला प्रॉब्लम देख के तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बहुत इजी है। फिर कल से तुम्हारे चेहरे देखना चाहिए, हैं बहुत मजा आएगा। अभी देखो,
क्रेडिट सिद्धीज लोन को लिख दिया हमने बेटा क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर एक ही लाइबिलिटी है इस प्रॉब्लम में, या और एक है? वेरी गुड, ये आरडीडी भी लाइबिलिटी है बेटा, समझे? तो क्रेडिटर्स और आरडीडी दोनों भी लाइबिलिटी है। अब इसको लिखते कैसा है, जाएंगे कहाँ पे पहले ये बोलो? रिलेशन पर लिखेंगे कैसा? देखो यहाँ पे इसको लिखते हैं बाय, देखो ध्यान दो, क्या वर्डिंग हेडिंग दी बेटा मैंने? सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो बोलो क्रेडिटर्स कितना है? 30,000। और आरडीडी कितना है? 1,600। ऐसे लिखने का। प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है सबको? लिखा? तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो हर चीज कहीं ना कहीं क्रेडिट में आई है बेटा। क्यों? क्योंकि हम लाइबिलिटी पोस्ट कर रहे थे। अब एसेट सारे रियलाइजेशन के डेबिट में, बैंक छोड़ के, राइट? तो यहाँ पे लिखने का देखो, एसेट में भी वर्डिंग देखो, टू सन्ड्री एसेट। सन्ड्री यानी क्या रे बच्चा? नहीं पता? हे भगवान, सन्ड्री नहीं पता आप सबको? सुंदरी नाही है ते सगळ्यात पहिले, सुंदरी तर नाहीच नाही। अरे सन्ड्री यानी ऑल, सन्ड्री यानी ऑल, सब मिला के। हम सन्ड्री डेटर बोलते हैं ना, नाम नहीं लिखते हैं, मैं सब आपको सन्ड्री डेटर बोल रहा हूँ, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, सन्ड्री एसेट। बोलो। बिल्डिंग कितने की है बेटा? 60,000। उसके बाद फर्नीचर कितना? 24। ये बैलेंस शीट खत्म करते तक आपको नीचे एडजस्टमेंट को देखना ही नहीं है बेटा, हाँ? एडजस्टमेंट बाद में देखने का। फर्नीचर के बाद मशीनरी कितना है? 20। आगे बेटा डेटर्स कितना है? यहाँ पे गलती मत करना, डेटर इनर कॉलम वाला लिखना है, राइट? रहेगा याद? आगे बोलो। स्टॉक कितना है? 40। आगे इन्वेस्टमेंट कितना है? 8,000। आगे इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है? 2,000। बैंक यहाँ पे नहीं आएगा, इनका टोटल 171,600। 171,600। लिखा क्या? लिखा बेटा? लिखा क्या सबने? ये देखो ना बेटा, टोटल आप कितने सेकंड में कर सकते थे और आपने कितने सेकंड लगाए? यहाँ पे 190 है कि नहीं बेटा? 20 चला गया, 170, और ये 1,600 आ गया। ध्यान, मोर स्टडी मोर कन। ध्यान है, तो आप अपना आराम से, हाँ, 171,600 इज करेक्ट। आगे बैंक लिख दो, बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 ना बेटा? ये करने को है 4 मार्क। अभी जो आपने किया ना ये पूरा, इसको है 4 मार्क। कितना इजी है? अब आपको एडजस्टमेंट पढ़नी है। पहली, एसेट सोल्ड करके पैसा आया, देखो क्या लिखा है, एसेट रियलाइज एज फॉलोज, यानी एसेट सोल्ड करके पैसा आया। समझ में आ रहा है? तो बेटा एसेट सोल्ड करके पैसा आया, सो व्हाट कम्स इन? कैश। तो कैश के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो कभी भी पहले रियलाइजेशन में लिखने का, क्योंकि वहां पे डिटेल में लिखना होता है, और कैश में डायरेक्ट टोटल लिखनी होती है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो बेटा सब लोग, गड़बड़ नहीं करना है, जब तक ना समझे तब तक नहीं करना है। अब इसके बाद मैं जितनी चीजें कर रहा हूँ वो एडजस्टमेंट है, उसकी इंक मैंने बदल दी क्योंकि उसका डबल इफेक्ट है। देखो अभी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बाय कैश ऑब्लिक बैंक। बोलो बेटा कौन कौन से एसेट है? अब अगर ये सेव नहीं रहा तो फुल मजा आने वाली है।
हाँ खाली उतना ही गया। चलो बेटा, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, बोलो बेटा कौन कौन से है। मशीनरी कितना है बेटा, 22। आगे बिल्डिंग कितना है, 28। पुढे कितना है बेटा, 38। पुढे कितना है बेटा, आगे बेटा इतना ही है, 4। टोटल बोलो। इसका आएगा बेटा 22, 28, 50, 80, 88, 1,03,000। 1,03,000 देखो। डन। अब बेटा इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे देने का कैश में, यहाँ पे डायरेक्ट रियलाइजेशन लिख के टोटल लिख देने की, 1,03,000। 1,03,000। डन। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, अभी यहाँ पे देखो, सेकंड एडजस्टमेंट, रोहित टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। ऋतिक पार्टनर एसेट ले रहा है बेटा, एसेट तो जा रहा है, एसेट जा रहा है, बोला कि रियलाइजेशन क्रेडिट, और पार्टनर ले रहा है ना, पार्टनर इज रिसीवर, तो पार्टनर के डेबिट में। और इसमें सिद्धि भी ले रही है एक, कौन सा, अच्छा सिद्धि का लोन का है, सॉरी पहले अभी रिद्धि का ही देखते हैं। सो फर्स्ट राइट ईयर, यहाँ पे क्या लिखूं, बाय बोलो, बाय रिद्धि कैपिटल, क्योंकि रिद्धि एसेट ले रही है। बोलो कौन कौन से एसेट है बेटा, इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर। बोलो कितने कितने में है, 10,000 और 24 क्या, तो ये टोटल हो गई 34। अभी बेटा बोलो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दूं, कैपिटल के डेबिट में। इधर आ जाओ, टू रियलाइजेशन, रिद्धि के कॉलम में 34। हो गया, डन। अब बेटा उसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। देखो अभी सिद्धि लोन नाम का अकाउंट था, उस पे आ जाओ, दिख रहा है सबको, कितना रुपया है उसमें। वो बोल रही है मुझे 3,000 दे दो, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो उसको 3 दे दो। 3 दे दो, यानी यहाँ पे लिखने का टू कैश ऑब्लिक बैंक, 3,000। बराबर है बेटा। अब एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो, कभी भी कोई भी लाइबिलिटी आप जब सेटल कर रहे हो, मेनली लोन, तो देर आर 3 पॉसिबिलिटी, इट कैन बी सेटल इन सेम वैल्यू, it can be settled in less, it can be settled in more. तो if suppose this is nothing is given in the problem, तो हम यहाँ पे कैश 4,000 लिख देते, पर उन्होंने बोला है कि 3,000 में सेटल हुआ तो 3 लिख दिया। तो जो बेटा 1,000 रुपया बचा है, बचा कि नहीं, वो रियलाइजेशन को भेजने का। कहाँ पे भेजने का बेटा, रियलाइजेशन। ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, समझे या नहीं। 4 की लाइबिलिटी 3 में सेटल हुई ना, ये नहीं समझ में आता है, लिखना जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दो। राइट, अब इसको क्लोज कर दो, बोल दो लोन परमानेंटली क्लोज। 4। अब इनका दूसरा इफेक्ट कहाँ कहाँ दूं, बोलो आप, रियलाइजेशन और कैश में देंगे, बराबर है बेटा। सबका सीधी लोन क्लोज हो गया क्या, देख लो। पेशेंस से एकदम प्रॉब्लम सॉल्व करने का, एकदम एक भी गलती नहीं करने की।
इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखोगे बाय सिद्धीज लोन। सिद्धि क्या रहती रे बाबा? सिद्धीज लोन 3,000, यहाँ पे 3 आएगा बेटा। और रियलाइजेशन में आने का बाय सिद्धीज लोन 1,000। डन बेटा, बराबर है क्या? अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4,000। क्या एंट्री बोली आपको मैंने? एक्सपेंसेस की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आओ, यहाँ पे लिखने का बेटा टू कैश ऑब्लिक बैंक, इनटू ब्रैकेट लिखने का एक्सपेंसेस। कितना खर्चा हुआ बेटा? 4,000। ये सब रामायण करने को खर्चा हुआ 4। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दूं? कैश के क्रेडिट में लिखने का बाय रियलाइजेशन 4। हो गया बेटा? रियलाइजेशन के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। हो गया? अब इधर ध्यान दो बेटा, इसके बाद एंट्री नंबर 1 इज ओवर, 2 इज ओवर, 3rd इज ओवर, 4th इज ओवर। फिफ्थ बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या है? एसेट या लायबिलिटी? तो उसका एक भी रुपया नहीं आया, नहीं आया तो नहीं एंट्री करने की। कोई भी एसेट लायबिलिटी को अगर आपने रियलाइज नहीं किया या पेड नहीं किया, मेनली एसेट, सॉरी लायबिलिटी नहीं, कोई भी एसेट का अगर कुछ भी पैसा नहीं आया तो नहीं लिखने का। उसको लॉस वगैरह रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप आ जाता है। लॉस कैसे आता है पता चलेगा। तो अगर कोई भी एसेट, समझो एसेट साइड में बेटा गुडविल होता है, और बोलते हैं कि गुडविल का कुछ भी पैसा नहीं आया या एंट्री में गुडविल आता ही नहीं रियलाइजेशन में, तो नहीं लिखने का, खत्म। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल नाम का एक एसेट, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, 1-2 मिनट। एक आपको लॉजिक बताता हूँ। आपके एसेट साइड में बेटा बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ऐसे कितने एसेट थे? 6। 6 में से बेटा देखो, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर आपने रियलाइज कर दिया, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर इसने ले लिया। तो सातवां जो बचा इंटरेस्ट रिसीवेबल, उसका कुछ पैसा नहीं आया तो लिखने का नहीं। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? टोटल आपके प्रॉब्लम में 7 एसेट थे कि नहीं? 7 में से 6 के दे दिए उन्होंने, लिख दिए। अगर 6 और नहीं देते तो नहीं लिखने का, जितने का पैसा आया उतना लिखने का। एंड ऑटोमेटिकली जब आप डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो तो लॉस आ ही जाता है। एसेट 10 लाख के थे, आया 8, तो ऑटोमेटिकली 2 लाख आ गया ना लॉस। तो लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं आया उसको। ठीक है? अब हम, मुझे बताओ बेटा, प्रॉब्लम की सारी एडजस्टमेंट क्लोज हो गई क्या? बोलो ना, हो गई क्या? जरा जाके पढ़ो, हो गई? अरे एडजस्टमेंट नीचे दी हुई हो गई क्या मेरे भाई? हो गया? अब जरा ध्यान से देखो। अब एक स्टेप आपको करनी होती है जो दी नहीं है। वो क्या? एनी बिजनेस शटडाउन मीन्स यू हैव टू सेल द एसेट विच वी डिड, and you have to pay off the liabilities. So have you paid the liabilities? कहाँ किया है? अभी तक लाइबिलिटी को पैसा दिया गया नहीं। तो ये अगर वो नहीं भी देंगे तो खुद होके देने का हमने। तो लाइबिलिटी कौन कौन सी है जरा देखो। क्रेडिटर्स और आरडीडी दिख रही है। तो आरडीडी तो खुद का ही रिजर्व होता है, तो उसको कुछ नहीं करने का। तो किसको पेड करना है? क्रेडिटर। तो अब बेटा ये क्रेडिटर्स को पेड वाली कोई एंट्री है नहीं खुद होके लिखने की। टू कैश, अच्छा क्रेडिटर पेड करोगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। सर कितना देंगे? जितना है उतना, यानी 30। अमाउंट नहीं दिया तो पूरा देना पड़ेगा ना। खुद होके जब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हम जितना दिया है उतना दे देंगे, 30। ये होती है हिडन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में कहीं पे आएगा क्रेडिटर पेड करो, पर बिजनेस में पेड तो करना पड़ेगा। सिर्फ क्रेडिटर ही नहीं, अगर बिल्स पेबल होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो भी देना पड़ता है। ठीक है? अब इधर आ जाओ, इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ दूंगा मैं। बाय रियलाइजेशन कितना है बेटा? क्रेडिटर का 30। डन। अब बेटा रियलाइजेशन क्लोज करो, बोलो कौन सी साइड बढ़ी है? आपको और एक हिंट दे के रखता हूं, मैक्सिमम केस में डेबिट साइड ही बड़ी आएगी, पर यहाँ पे देखो कौन सी है, मुझे नहीं पता। डेबिट बड़ा है पक्का? रघु विश्वास, बोलो डेबिट कितना है? 2,05,600। 600 क्या कल सुबह बोलोगे? 2 लाख
5,600 इधर आने का बेटा। बाय लॉस, पहले पार्टनर का नाम है रिद्धि, दूसरे का नाम है सिद्धि। चलो बोलो बेटा लॉस। लॉस कितना है? तुम्हारा करो। ए बेटा लॉस बोलो ना। ऑनलाइन वाले गधे लोग, तुम कभी तो कंट्रीब्यूट करो आंसर में। बोलो लॉस। लॉस कितना है? हे भगवान, लॉस 36,000 है। 24 और 12 क्या? राइट। ये लिख लो रियलाइजेशन किसका भी बचा है वो लोग। हो गया बेटा। अभी आगे, अभी देखो, पार्टनर के डेबिट में आ जाओ। यहाँ पे लिखो टू रियलाइजेशन 24 और 12, बराबर है बेटा। अब बेटा पार्टनर की क्रेडिट साइड बड़ी है, 90,667, और इधर है बेटा 65,333। इधर आने का 90,667, 65,333। यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको बोलने का बैंक। बोलो बेटा। रियलाइजेशन का आंसर पार्टनर्स कैपिटल का बैंक। बोलो आंसर। 32,667, 53,333। देखो आ गया। अब यहाँ पे लिखने का बाय रिद्धि कैपिटल, अपोजिट साइड में जाते हैं ना बेटा अकाउंट में। बाय सिद्धि कैपिटल। अब जादू देखो, 32,667, 53। अच्छा, ऐसा था क्या बेटा? नहीं, 5 4 टाइम्स 3 ना बेटा। अभी ये कैश टैली होना ही चाहिए। 1,23 तो ही बराबर है। हुआ क्या? कैसा लगा? बड़ा होता है प्रॉब्लम, लेकिन करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं। टोटल वगैरह सब कुछ। और कभी कभी इसके जर्नल एंट्री पूछेंगे, तो जर्नल एंट्री आपको लेजर पे से आती है सबको। चलो, कल मिलते हैं। हर दिन दो दो प्रॉब्लम होंगे। कल और परसों दो दो प्रॉब्लम, यानी 5 तक पहुंचेंगे हम। और रविवार को 7 हो जाएंगे, ये टॉपिक खत्म। जिनके नाम लिए वो कल से नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, प्लीज पेड द फीस। अभी सीए का है बेटा आपका आज और कल।